नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के बक्सर जिले में बुधवार को रात बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। यहां रघुनाथपुर स्टेशन के पास दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसा रात 9:53 पर हुआ। विजुअल में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से थर्ड एसी की बोगियां पूरी तरीके से पलट गई हैं, जबकि 4 अन्य बोगियां पटरी से उतर गई हैं। कुल 21 बोगियां डीरेल हुई हैं। मौके पर युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ है। रेलवे ने यात्रियों को गंतव्य तक भेजने के लिए दूसरी ट्रेन से रवाना किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि घटना के कारण का पता लगाने के लिए कमेटी गठित की जाएगी। बक्सर के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई है। रेलवे पुलिस बल के एक अधिकारी ने बताया कि करीब 70 यात्री घायल हो गए हैं। उन्हें स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायलों को पटना एम्स रेफर किया गया है। आप लोग देख ही रहे कि बिजली के तार भी टूटे हुए हैं, पोल भी बेंट हो गया है, ट्रैक भी बिल्कुल 90 डिग्री से बेंट होकर बिल्कुल वो टिल्टेड हो गया है। कोई कोई बोगी भी 30 से 45 डिग्री टिल्टेड हो गया है, लेकिन कोई भी बिल्कुल टॉप साइड डाउन नहीं हुआ है। मतलब बिल्कुल उल्टा नहीं है। इसकी वजह से कैजुअलिटी कम है और घायलों की संख्या भी कम है। कैजुअलिटी कितनी हुई है सर? कैजुअलिटी मैंने आपसे भी बताया कि हम बता भी नहीं सकते हैं, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि वो शायद 3-4 हो सकती हैं। अभी जो बोगी काटी जा रही है वहां पर देख के फिर ऑफिशियल फिगर वही लोग बता पाएंगे, क्योंकि हमें सारे के सारे कुछ रिलीव हुए हैं। सारे के सारे कुछ रिलीव हुए हैं। इंजन से लेकर हम लोग पूरा जो पीछे वाली जो गार्ड और पार्सल का जो वैन था वहां तक गए। गार्ड के बोगी में भी गार्ड से भी हम लोग मिले। थोड़ा सा उसको चोट लगी है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ गंभीर चोट नहीं था। तो वो उसी में वो है, अभी गार्ड बोगी में ही गार्ड है वहां पे। अब कारण टेक्निकल टीम ही बता पाएगी। हम लोग तो अपना जनरल पुलिसिंग के लिए हैं और एसडीएम साहब हैं। मुझे लगता है अत्यंत दुखद घटना घटी है और इतनी बड़ी हादसा के बावजूद मैं तो यही कहूंगा बाबा परमेश्वर नाथ की बड़ी कृपा रही कि बहुत सारे लोग कहा जाए इसमें हादसे में प्राण जा सकता था, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा थी कि 4 लोगों की दुखद मौत हुई है, कई लोग घायल हैं। और मुझे जैसे ही 10 बजे के लगभग खबर मिली, मैं नौगछिया में पहुंचा ही था इधर से, और मैं वहीं से बैक कर गया और वहाँ लगातार मैंने रेल मंत्री से लेकर के एनडीआरएफ और तमाम एसडीआरएफ सबको खबर किया। बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और सारे यहाँ के डीएम इत्यादि जितने भी बगल अगल के डीएम, हॉस्पिटल के तमाम जगह पर हमने व्यवस्था कहा कि आप कायम रखिए। आम जनता को आग्रह किया मीडिया के माध्यम से कि आप रस करें और लोगों की जान बचाने में आप सहयोग करें। और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ की जनता ने जिस प्रकार से सपोर्ट किया है, मैं साधुवाद दूंगा। और जो ऑपरेशन हुआ है काफ़ी अच्छा हुआ। हमारे पार्टी के भी कार्यकर्ता रात भर, हमारे जिला अध्यक्ष और तमाम हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष, ये सभी लोग, रेल मंत्री जी ने तुरंत ही वहाँ से पहले ही उन्होंने जैसे ही मध्य प्रदेश में भोपाल में थे, उन्होंने इसकी जानकारी लेकर के तुरंत ऑपरेशन को वहाँ से वो किए और उन्होंने गाड़ियाँ भेजी। गाड़ियाँ यहाँ से बातचीत हुई और गाड़ी यहाँ से पैसेंजर्स को ले गए। और उसके साथ साथ लगातार मैं आया हूँ घटनास्थल पर, रेल मंत्री जी भोपाल में है, अभी बातचीत हो रही है। मतलब जो स्थिति है उसकी तहकीकात कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, पूरी तरह से पड़ताल कर रहे हैं। मुआवजा का कोई ऐलान हुआ है? निश्चित रूप से जो मुआवजा देना चाहिए वो मुआवजा दिया जा रहा है और हर प्रकार से चिकित्सा व्यवस्था, उनकी समुचित चिकित्सा व्यवस्था हो रही है। सभी जगह हॉस्पिटल से भी मैं रात भर 2 बजे रात से लगातार लोगों से संपर्क में, हॉस्पिटल में भी हूँ। डायरेक्टर एम्स हो या पीएमसीएच हो, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट हो, जहाँ जहाँ भी पेशेंट गए और वो भली बात ही अभी सकुशल है। कोई भी कैजुअलिटी हॉस्पिटल में नहीं हुई है। जो भी हॉस्पिटल में पेशेंट गए हैं वो या तो पैर हाथ टूटे हैं, कुछ मेजर हुआ है, लेकिन भगवान की कृपा है। घटना का कारण क्या है ये तो तकनीकी कारण यहाँ आने के बाद और लोगों से, अभी तो लोगों को रेस्क्यू करके जान बचाना था। अब घटना के कारण के बारे में भी जांच हो रही है कि किस प्रकार से क्या हुई, क्या कारण था, तो उसकी जांच के बाद ही आप
वह बक्सर ट्रेन हादसे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से कामाख्या जा रही ट्रेन बक्सर के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई। हमारे सभी अधिकारियों से बातचीत हुई है। स्वास्थ्य विभाग, आपदा विभाग के अधिकारियों से बात हुई है। बक्सर, आरा, पटना के अस्पतालों को अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा बल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को भी मौके पर भेजा गया है। हमारी प्राथमिकता अधिक से अधिक लोगों की जान बचाना है। हमने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। दिल्ली से कामाख्या जा रही ट्रेन जो है बक्सर के पास जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है और हमारी सारी अधिकारियों से बातचीत हुई है, चाहे दोनों जिला के डीएम हों, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी हों, आपदा विभाग के अधिकारी हों, सारे हॉस्पिटल से लेके चाहे बक्सर का हो, आरा का हो या पटना के आईजीएमएस हो या एम्स हो, सभी जगह जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है और मोबिलाइज जो है चाहे सिक्योरिटी फोर्स जो हो मदद के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सभी को जो है लगा दिया गया है। हमारी प्राथमिकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों की जान को सुरक्षा करें और लोगों को बचाना और इलाज कराना, ये हमारी प्राथमिकता है, ताकि जो लोग फंसे हैं उनको जल्द से जल्द जो है निकाला जाए। इस कार्य में हम सब लोग लगे हुए हैं और एक एक नजर हम लोगों के पास है और हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो रिलीज कर दिया गया है और जो आपदा के अधिकारी हैं प्रत्यामृत वो खुद भी कंट्रोल रूम में उपस्थित है। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पत्रकारों के लिए अहम घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हम हरियाणा के पत्रकारों और राज्य के लिखने वाले पत्रकारों को जो 10,000 रुपए की पेंशन देते थे उसे अब बढ़ाकर 15,000 रुपए कर रहे हैं। विषय पहले वो जो आपके अंदर की खबर जो आपने निकाली हुई है कि जो पेंशन हमने पहले 20 वर्ष का जो पत्रकार है और 60 वर्ष की आयु के बाद उनको पेंशन का जो 10,000 रुपए की जो हमारा प्रावधान है और हरियाणा निवासी अथवा हरियाणा के बारे में जो लिखते हैं उन सब के लिए 10,000 की पेंशन थी। हालांकि किसी एक मंच पर तो मैंने 11,000 की भी घोषणा की है लेकिन 11 नहीं उसको आज 15,000 रुपए कर रहे हैं, इसलिए वो विषय पहले वो जो आपके अंदर की खबर जो आपने निकाली हुई है कि जो पेंशन हमने पहले 20 वर्ष का जो पत्रकार है और 60 वर्ष की आयु के बाद उनको पेंशन का जो 10,000 रुपए की जो हमारा प्रावधान है और हरियाणा निवासी अथवा हरियाणा के बारे में जो लिखते हैं उन सब के लिए 10,000 की पेंशन थी। हालांकि किसी एक मंच पर तो मैंने 11,000 की भी घोषणा की है वहीं भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारा तो प्रचार शुरू हो गया है लेकिन उनकी सूची का है इंतजार है। पता नहीं वे कौन सा मुहूर्त देख रहे हैं। हर मिनट, हर क्षण, हर दिन शुभ होता है। पता नहीं ये कौन सा डर है जिसके कारण सूची नहीं आ रही। अब हमारा तो प्रचार प्रारंभ हो गया, आलोक जी का आधा प्रचार पूरा हो गया, लेकिन उनकी अभी सूची का ही इंतजार है। पता नहीं कौन सा मुहूर्त देख रहे हैं, या आपस में लट्ठम लट्ठा चल रही है, या डर ये है कि सूची आते ही क्या होगा अब वो जाने। लेकिन हमारे तो उम्मीदवार मैदान में, हर मिनट, हर क्षण, हर दिन शुभ होता है मेरे भाई। अब ये पता नहीं कौन सा डर है जिसके कारण सूची नहीं आ रही। वहीं भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शिवराज ने कहा कि कांग्रेस मुझे रोज गालियां देती रहती है। कल कुछ लोगों ने ट्वीट किया, मामा तेरा श्राद्ध होगा। कांग्रेस मेरा विनाश चाहती है लेकिन मैं शिवराज हूं, जनता का सेवक। अगर मर भी गया तो अपने लोगों की सेवा करने के लिए फिनिक्स की तरह पुनर्जन्म लूंगा। जिसने प्रदेश को तबाह और बर्बाद किया, जिन्हें भारत को घोटालों का देश बनाने का पाप किया था, तो कांग्रेस ने किया था। कितने घोटाले, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, जीजाजी घोटाला, घोटालों को घोटाले जिनने किए वो हमसे आंख मिला के बात करते हैं। मेरे बहन और भाइयों, उत्तर भोपाल वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरे वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया हिंदुस्तान की धरती पर, आज मुझे दिल से बताना
हमने 18 साल 17 साल सरकार चलाई, कांग्रेस ने तो 60 साल सरकार चलाई। बताओ प्रदेश की जनता के लिए कुछ किया क्या? मेरी बहनों, मेरे बहन और भाइयों सोचिए, वैसे मामा से कांग्रेस बहुत डरती है, रोज गाली देती रहती है, राहुल बाबा से लेके कमलनाथ तक, और कल तो कुछ लोगों ने मामा का श्राद्ध भी करवा दिया, ट्वीट कर दिया, ट्वीट, मामा तेरा श्राद्ध हो गया। मेरे बहनों और भाइयों, मामा के मरने की भी दुआएं की जा रही है। ऐसा क्या है मामा? कांग्रेस के लोग दिन और रात सवेरे शाम एक ही नाम, शिवराज चौहान, शिवराज मामा, नींद में भी जग जाते हैं चमक चमक के, शिवराज मामा तेरा सत्यानाश हो जाए, तू कहां से आ गया? लेकिन मैं शिवराज हूं, अपनी जनता का सेवक। अगर मर भी जाऊंगा तो राख के ढेर से फिनिक्स पक्षी की तरह फिर से पैदा हो जाए। उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि भारत के बाहर रहने वाले राम भक्तों से हमारा निवेदन है कि वे 26 जनवरी के बाद अयोध्या आए। उस समय अयोध्या में आवास की कुछ व्यवस्था हो जाएगी। हमने यहाँ पर भी विदेशों में रहने वाले भारतीयों के साथ संवाद और तालमेल बनाए रखने के लिए कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया है। भारत के बाहर रहने वाले राम भक्त बहुत बड़ी संख्या में उनकी इच्छा है। हम निवेदन कर रहे हैं कि आप 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बाद अयोध्या आने की योजना बनाएं। जनवरी की ठंड से थोड़ी मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिलने लगेगी और अयोध्या में निवास की भी कुछ ना कुछ सहायता, सरलता हो जाएगी। अपनी अपनी योजना से भी अयोध्या आ सकते हैं लोग, प्रवासी भारतीय, अथवा अपने अपने देश की एक तारीख वो लोग तय कर सकते हैं, वो खुद तय करें। अमेरिका किस दिन आना, कनाडा कौन सी तारीख को आए, यूरोप कब आए, ऑस्ट्रेलिया के लोग कब आए, हम उन पर छोड़ रहे हैं। हमने यहां पर भी विदेश के प्रवासी भारतीयों के साथ टेलीफोनिक संवाद, तालमेल बनाए रखने के लिए एक कार्यकर्ता को नियुक्त किया है। हमारी इच्छा है बेस्ट मैनेजमेंट हम कर सकें, सबको सुविधा हो, ऐसी सूचनाएं, ऐसी योजनाएं वहीं उत्तर प्रदेश के गीता वाटिका में हनुमान प्रसाद पोद्दार की 131वीं जयंती में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में जिस तरीके का नेतृत्व है वो भारत और भारतीयता के लिए समर्पित है। भारत की मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना की वो कार्य जिसकी प्रतीक्षा लोगों को कई सालों से थी, एक एक कर किए जा रहे हैं। भारत में आज देश के अंदर जिस प्रकार का नेतृत्व है वह भारत और भारतीयता के लिए समर्पित है। भारत के मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना का कार्य जो वर्षों से लंबित था, कई 100 वर्षों से लंबित था, दशकों से, शतकों से जिसकी प्रतीक्षा लोगों को थी, वे कार्य एक एक करके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी को विश्वास होता था कि अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बन पाएगा, लेकिन वह साकार हुआ है, वह साकार हो चुका है। किसी को विश्वास होता था कि काशी की संकरी गलियों में इतना बड़ा बाबा काशी विश्वनाथ का इतना बड़ा धाम, काशी विश्वनाथ धाम के नाम पर बन पाएगा। आज आप काशी में जाइए, आपको एक विस्तृत धाम वहां देखने को मिलेगा। आप विंध्यवासिनी धाम में जाइए, वहां पे
वहीं पटना में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना की बहुत चर्चा है। आप ध्यान रखिए कि सबसे अधिक ओबीसी के सांसद और विधायक बीजेपी में हैं, सबसे अधिक एससी एसटी के सांसद और विधायक भाजपा में हैं। ये कौन सी जनगणना है जहां अति पिछड़ों का खंडन किया गया है। अरे आप ध्यान रखिए, सबसे अधिक ओबीसी के एमपी भाजपा, सबसे अधिक ओबीसी के एमएलए भाजपा, सबसे अधिक शेड्यूल ट्राइब के एमपी एमएलए भाजपा। लोग बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया पहली आदिवासी महिला नेत्री को राष्ट्रपति, उन्होंने विरोध नहीं किया। पहले गरिमा का नेता, दलित नेता रामनाथ कोविंद को बनाया गया राष्ट्रपति, उन्होंने विरोध नहीं किया। हमसे बात करते हैं नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव में भी आपने देखिए कौन सी जनगणना है जहां अति पिछड़ों को खंड खंड कर दिया गया, ठीक से उनकी गणना नहीं की गई। जो पार्टी की जो जात लालू जी के साथ है और नीतीश जी के साथ हो सकती है उनकी जनगणना की, ये तो एक नहीं है। हम अति पिछड़ों के आगे बढ़ने के पूरे समर्थन में करके दिखाया है। कभी नहीं भूलो ओबीसी का कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन नरेंद्र मोदी की सरकार ने। वहीं पटना में बिहार के बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार से राजनीतिक डरपोक कोई नहीं हो सकता। आने वाले दिनों में बिहार में ना लालू प्रसाद और ना ही नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। जितनी गाली देना है देते रहे। सम्राट चौधरी ना झुकने वाला ना टूटने वाला है। मैं जानता हूं नीतीश कुमार जी से राजनीतिक डरपोक कोई नहीं हो सकता है। मैं जान रहा हूं लालू प्रसाद जी को भी, मैं चिंता हूं। एकदम स्पष्ट रहिए, बिहार में किसी भी हालत में ना लालू प्रसाद जी की सरकार आगे के दिनों में बनेगी, ना नीतीश कुमार जी की। और मैं चिंता हूं ये लोगों को किस तरह लालू प्रसाद जी लाठी से पिटवाने का काम नीतीश कुमार जी को किए थे। शर्म नहीं आता है, बैठ कर सत्ता चला रहे। और मेरे पिताजी 3 युद्ध लड़कर आए हैं इस देश में, और मैं चोर का बेटा नहीं हूं। जो चोर के बेटा हूं वो जाने। कुछ लोगों ने आजकल, पिताजी वैद्य थे, पहले वैद्य थे, अब उनको स्वतंत्रता सेनानी बना दिया। पहले पिताजी को मूर्ति में स्थापित किया। अरे भाई, आपको तो अपना जमीन देकर व्यवस्था करनी चाहिए थी। मेरी मां मृत्यु हुई, मैं बता रहा हूं, मैंने अपने जमीन पर अपनी मां का मूर्ति लगाया। मेरी मां विधायक रही, लेकिन कुछ लोग सत्ता का दुरुपयोग कर नकली स्वतंत्रता सेनानी बनाकर अपने पिताजी को सरकारी पैसे का खर्चा का दुरुपयोग करके महिमा मंडन कर रहे हैं। वहीं रोहतक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एशियन गेम में भारत के खिलाड़ियों की जीत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि एशियन गेम में भारत ने पहली बार 100 से ज्यादा मेडल जीते हैं। 2014 के बाद हर खेल में भारत ने बहुत अच्छा खेला है और इसका मुख्य कारण यह है कि पीएम मोदी ने हर जगह प्रतिभाशाली एथलीट्स की खोज की, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की और उनके आहार और स्वास्थ्य का ख्याल रखा। खेलो इंडिया गेम चेंजर साबित हुआ। करना चाहता हूं, अभी एशियाई खेल 2022 समाप्त हुए और हम सब के लिए आनंद का विषय है और हरियाणा के लिए और आनंद का विषय है कि एशियाई खेलों में 100 से ज्यादा पदक जीतने का सबसे पहली बार आजादी के बाद भारत को सम्मान मिला है। हर खेलों में, चाहे टोक्यो ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, डैम ओलंपिक हो, थॉमस कप हो, कॉमनवेल्थ हो और विश्व चैंपियनशिप की प्रतियोगिताएं, हर जगह पर 2014 के बाद उत्तरोत्तर भारत ने प्रगति करी। इसका मुख्य कारण है
मोदी जी ने खेलों के लिए सिर्फ भाषण नहीं किए, गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाओं की खोज करना, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, उनके वित्त पोषण और शरीर के पोषण की चिंता करना, प्रतिभाओं के बीच में से पारदर्शी तरीके से खिलाड़ियों का चयन करना और उसके बाद वो खिलाड़ी विश्व के रिकॉर्ड के बराबर हो तब तक उसके खेलों में उन्नयन के लिए सतत प्रयासरत रहना। अनेक विध योजनाएं और अनेक विध कार्यक्रमों के माध्यम से खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम तो एक प्रकार से मैं कह सकता हूं गेम चेंजर साबित हुए। खेलों के क्षेत्र में भारत जब देश आजादी की शताब्दी मनाता होगा तब हर क्षेत्र की तरह खेलों में भी भारत विश्व में सर्वप्रथम हो, इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की रचना हमारे प्रधानमंत्री। वहीं किसानों को पराली न जलाने के लिए 3 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर डीसी ने रवाना किया। ये गाड़ियां गांव-गांव जाकर पराली को लेकर किसानों को जागरूक करेंगी। वहीं किसान नेता हरमिंदर सिंह ने कहा कि जब से किसानों ने धान बीजना शुरू किया है उस समय से ही जागरूक है। किसान इन गाड़ियों पर फालतू का खर्च करके सरकार ड्रामा कर रही है और सब्सिडी वाली मशीनें बेचने के लिए कुछ चुनिंदा डीलर को ही चुना गया है। इन डीलरों द्वारा मशीनों के रेट 3-4 गुना बढ़ाकर बेचा जाता है। एक किसानों ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 3 ਵੈਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ 3 ਵੈਨਾਂ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। 6 ਵੈਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਤੋਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੱਲੋਂ ਤੋਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਰਿਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ, ਨਥਾਣਾ ਤੇ ਫੂਲ 3 ਬਲਾਕ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ। ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਕੋਠੇ ਸੰਧੂਆਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀ, ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂ 2-2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀ। वहीं दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि G20 के नेतृत्व ने तय किया कि देश दुनिया को कैसे साथ मिलकर काम करना है। नीति स्तर पर जो चीजें तय हुई उन्हें अमल में लाकर आगे काम करने की आवश्यकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उन्हें भारत एक चमकता हुआ स्थान दिख रहा है, इसलिए लोग भारत के साथ काम करना चाहते हैं। जब G20 की लीडरशिप ने तय किया है कि देश दुनिया को कैसे काम करना है साथ मिलकर, तो उसके बाद असली काम शुरू होता है जिसमें सब लोगों को साथ मिलकर अब उन पॉलिसीज़ को, जो पॉलिसी लेवल पे चीज़ें तय हुई हैं, उनको इम्प्लीमेंट करके आगे काम बढ़ाने की आवश्यकता है। और भारत सबको एक चमकता हुआ स्थान दिखाई दे रहा है ग्लोबल इकोनॉमी की दृष्टि से, जिसमें लोग भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। विश्वास के साथ भारत के साथ उनको भरोसा है कि भारत सही तरीके से काम को आगे बढ़ाएगा। और जिस प्रकार से लीडरशिप हम लोगों ने दिखाई है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक कंसेंसस बिल्ड करने का प्रयास किया है, वो भी दुनिया के सामने है। तो वही प्रयास हमको आगे लेकर चले। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।